अहमद नगर बम्बई से तकरीबन 500 किलोमीटर पहले गोदावरी दरिया के करीब बिल्कुल अलग थलग जगह पर वाक़ है। इसके गिरदोनवा में भी कोई बड़ी सनत या बड़ा शहर नहीं है। गोदावरी दरिया की एक नहर अहमद नगर के बिल्कुल करीब से गुजरती है। ये इलाका टैंकों की तरबियत के लिए निहायत मौजू है। यहाँ ऊंचे नीचे टीलों, रेत, कीचड़ और पानी की मौजूदगी से टैंकों की हर तरह की तरबियत की जा सकती है। करीब 20-22 घंटे के सफर के बाद मैं अहमद नगर पहुंचा और एक ठीक ठाक होटल में कमरा ले लिया। मेरा अहम मसला उन ममनुआ हुदूद में दाखिल होना था जहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर थे। ट्रेनिंग के इलाके में दाखिल होना अव्वल तो फजूल था और दूसरा तकरीबन नामुमकिन। शाम को मैं शहर में घूमने निकल गया। मैंने साइकिल रिक्शा लिया और सारा शहर घुमाने को कहा। ट्रेनिंग सेंटर की जानिब जहां शहर की हुदूद खत्म होती थी, वहां छावनी से बाहर शराब खाने थे, जहां मैंने फौजी जवानों को अंदर जाते और बाहर निकलते हुए देखा। मैं एक शराब खाने में दाखिल हुआ और वहां मुख्तलिफ रेजिमेंट्स के निशान लगाए हुए फौजी मौजूद पाए। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान चूंकि मुझे भारत के तमाम डिवीजन्स, ब्रिगेड्स और रेजिमेंट्स के निशान अजबर कराए गए थे, इसलिए मैंने फौरन ही पहचान लिया कि ये सब मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंट्स के ही नौजवान थे। भारत में उस वक्त फौजियों को हर रोज राशन में 2 आउंस शराब मुफ्त मिलती थी। जाहिर है कि सिर्फ 2 आउंस शराब से उनका नशा पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए छावनी के गिर्द शराब खाने बने हुए थे जहां देसी शराब मिलती थी और वहीं पर ये फौजी अपनी बकिया तलब पूरी करते थे। मैंने इन शराब खाने के नशे में झूमते फौजियों से अपने मतलब की बातें उगलवाने का मंसूबा बनाया और वापस होटल में लौट आया। अगले दिन मैं 2IC और ADOS के दफ्तर में गया। दोनों जगहों से मुझे कहा गया कि 1 महीने के अंदर वो फैसला करेंगे कि मेरी चाय खरीदी जाए या नहीं, और अगर मेरा फैसला मेरे हक में हो गया तो मुझे मुसलसल सप्लाई जारी रखने के लिए एडवांस भी जमा करवाना पड़ेगा और मेरे साथ बाकायदा मुआहिदा भी किया जाएगा कि मैं कब से सप्लाई शुरू करूं। दफ्तर के क्लर्कों वगैरह से गुफ्तगू के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि डिवीजन हेडक्वार्टर में ADOS और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 2IC से राब्ता बढ़ाना, या यूं कह लीजिए कि उन्हें खुश करना लाजमी होगा, तब ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकेगा। मैंने ADOS के दफ्तर के एक जरा ज्यादा ही खिलंडरे किस्म के क्लर्क को अपने होटल में शाम को गपशप करने के लिए और उसको खुश करने के हवाले से बातचीत करने के लिए बुलाया। उसने होटल में तो आने से माजरत कर ली क्योंकि शहर में कई रेड लाइट एरियाज ऐसे थे जो फौजियों के लिए आउट ऑफ बाउंड थे और FIU और मिलिट्री पुलिस के फौजी उन ममनुआ इलाकों में फौजियों को पकड़ने के लिए घूमते फिरते थे। एक फौजी क्लर्क को शहर के एक होटल में एक अजनबी सिविलियन के साथ देखकर वो शक कर सकते थे। मैंने उसे कहा कि फिर छावनी के बाहर शराब खानों में से किसी एक पर मिल ले। वो मान गया और मुझे एक शराब खाने की लोकेशन समझाकर वहां 8 बजे शाम को मिलने का कहा। मैं शाम 7:45 से भी पहले उस शराब खाने में जा पहुंचा और बाहर टहलने लगा। दरवाजे से अंदर देखा तो वो पहले से ही बैठा हुआ था। मैं अंदर उसकी टेबल पर गया। उसने पुरतपाक खैर मकदम किया और इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर दे, मैंने वेटर को सबसे अच्छी शराब की बोतल लाने को कहा। चंद लम्हों में उसने रस्मी सा एहतजाज किया, जिस पर मैंने कहा कि तुम फौजी मुलाजिम पेशा हो, कलील तनख्वाह पाने वाले हो, जबकि मैं कारोबारी आदमी हूँ। इस दौरान उसके 2-3 वाकिफकार भी आ गए। उन्हें भी मैंने अपने टेबल पर बुला लिया। शराब खाने के इस हॉल में मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंट्स के जवान और NCO दिखाई दे रहे थे जो बहुत शोर मचा रहे थे और मुझे ऐसे ही माहौल की तलाश थी। मैं खासा चौकन्ना भी था, लिहाजा उस रात सिवाय इधर उधर की बातों और हंसने हंसाने के मैंने अपने काम की कोई बात ना की। वहां पर ही मालूम हुआ कि इस शहर का ये सबसे माकूल शराब खाना है और तमाम शराब खाने रात 12 बजे लाजमी तौर पर बंद हो जाते हैं। खाने के लिए सबकी पसंद का ऑर्डर भी मैंने दिया और जब हम उठने लगे तो वो कम से कम 3 शराब की बोतलें पी चुके थे। वो अपनी तरंग में छावनी की तरफ चल पड़े जबकि मैंने एक रिक्शे पर होटल की राह ली। अगले रोज मैं शाम को 7 बजे ही वहां पहुंच गया। उस वक्त शराब खाने में खासे गाहक थे। गुज़श्ता रात की बड़ी टिप की वजह से वेटर ने बड़ी खुश अखलाकी से मुझे एक खाली टेबल पर बिठाया और उसी उम्दा शराब की बोतल ले आया। थोड़ी देर बाद मैं ग्लास हाथ में थामे उठा और एक टेबल के पास से गुजरते हुए जानबूझकर लड़खड़ाया और ग्लास एक फौजी पर उंडेल दिया। उस टेबल पर 5 फौजी बैठे थे। वो मुझे घूरने लगे। मैंने माजरत की, मुस्कुराया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोलें, मैंने कहा कि मैं बम्बई से आया हूँ और आपकी छावनी में ADOS से कारोबारी सिलसिले में मिल चुका हूँ। आपका मेहमान हूँ, लेकिन अब आप 5 मेरे मेहमान हैं। शराबी अंदाज में मैंने बैरे को मेरे टेबल से मेरी बोतल और 2 मजीद बोतलें उसी टेबल पर लाने को कहा।
हर जगह पर निचले रैंक के फौजी और जवान उमूमन बहुत महदूद सोच रखते हैं और फिर जब ADOS से मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स में बेतकल्लुफी से बैठ जाए तो वो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। उन्होंने पहले तो मेरा मेहमान बनने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने बेतकल्लुफी से उन्हें यार यार कहना शुरू किया तो उनकी झिझक खत्म हो गई और खासा दोस्ताना माहौल पैदा हो गया और थोड़ी ही देर में नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो मेरे साथ हंसी मजाक करने लगे। मैंने निहायत होशियारी से गुफ्तगू का रुख अपने चाय के कारोबार और फिर साबिका मशरकी पाकिस्तान से चाय भारत में स्मगल होने की तरफ फेरा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज से ढाका में हथियार क्यों डलवाए। इससे तो बेहतर था कि पूरे मशरकी पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लेते। कम से कम अखंड भारत का आधा ख्वाब तो सच हो जाता और फिर हमारे देश की सरहदों में भी वसअत आ जाती। इसकी बजाय आप 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों को कैदी बना कर ले आए। अब पता नहीं पाकिस्तान उन्हें वापस लेगा भी या नहीं। अब तो वो हम पर महज खुराक वगैरह का बोझ बनकर रह गए हैं। वो सब हंसने लगे। उनमें से एक जरा समझदार दिखाई देता था। वो बोला, साहिब हम नुकसान में हरगिज नहीं बल्कि बहुत फायदे में हैं। 90,000 पाकिस्तानी फौजी हमारी कैद में हैं। इस शिकस्त से बाकी बांदा मगरिबी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और अब हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे कि ये बचा कुचा पाकिस्तान भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। मैं अजनाले का रहने वाला हूँ और 9 साल से टैंक रेजिमेंट में हूँ। हम शरणार्थी हैं और पेशावर के रहने वाले हैं। मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी फौजी थे और 65 की जंग में अमर हो गए। वो कहा करते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के मुकाबले में पश्चिमी पाकिस्तान को फतह करना आसान है, इसलिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। आधे से ज़्यादा कश्मीर पर हमारा कब्जा है, जहां हम बुलंदी पर हैं। हमने उसी मकसद के हुसूल के लिए 65 में भी पश्चिमी पाकिस्तान में जंग लड़ी थी, ये सोच के कि अटक तक अफगानिस्तान आगे बढ़कर कब्जा कर लेगा और अपने बॉर्डर से आगे बढ़कर हम गुजरांवाला तक का इलाका फतह कर लेंगे। उधर कश्मीर से हमारी फौजें गुजरात, मीरपुर और मरी के रास्ते आगे बढ़कर सारे पाकिस्तान का तिया पांचा कर देंगी। पाकिस्तान की फौजें एक वक्त में 3 जगहों पर नहीं लड़ सकती। उसके मुकाबले में पूर्वी पाकिस्तान में दरियाओं की बहुतात है और दलदली इलाकों की वजह से वहां पर लड़ना और उसे फतह करना बहुत मुश्किल है। बर्मा भी हमारा ऐसा दोस्त नहीं जो ऐसे वक्त पर हमारी मदद करे। अब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों से हथियार डलवाकर और कैदी बनाकर हमने उन्हें अपने देश में ले आए। पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश से हमारा फौजी माहिदा है कि वो 20 साल तक 2 डिवीजन से ज़्यादा फौज नहीं रखेगा और फिर मुजीब की हुकूमत है वहाँ पर जो हमारे एहसान के नीचे दबा हुआ है। अब पश्चिमी पाकिस्तान की फौज हमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगी। उनके 90,000 मुसले फौजी हम पहले ही हमारी कैद में। अनकरीब हम आपको एक और बड़ी फतह की खबर भी सुनाएंगे। गर्ज ये कि शराब के नशे में उसने खासी वाही तबाही बकी। बात चूँकि अब जंग की तरफ आ चुकी थी तो मैंने पूछा कि मशरकी पाकिस्तान को तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी के कहने के मुताबिक फतह करना मुश्किल था, तो तुमने इतनी आसानी से कैसे फतह कर लिया? तो उसने जवाब दिया कि जिस मुल्क का सदर शराबी कबाबी जानी हो, ईस्टर्न कमांड का कमांडर बजाय जंगी चालें सोचने के रुकैया हॉस्टल की लड़कियों को जबरन उठवाता हो, जिसकी बिना पर 2 दर्जन से जायद लड़कियों ने 2 माले की बिल्डिंग से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली, जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज ना हो, उसे शिकस्त नहीं होगी तो और क्या होगा। ये फौजी पढ़ा लिखा और जंगी मालूमात पर खास दस्तरस्त रखता था। मैंने उसकी गुफ्तगू की बड़ी तारीफ की। नशे में होने की वजह से और एक सिविलियन से अपनी तारीफ सुनकर वो कुछ और ही फूल गया और कहने लगा, हमारी सरकार गैर मुल्कों से जो असलाह लेती है वो खूब छान फटक कर लेती है और अपने मकसद मतलब अखंड भारत के हुसूल को करामत समझकर ही लेती है। रूस हमारा सच्चा दोस्त। जंग से ऐन पहले उसने हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया। यूएनओ में कश्मीर के मसले को उसने हमेशा वीटो किया। 1962 में चीन के साथ जंग महज हमारी एक चाल थी, वो इसलिए कि हमें अमरीकी असलहा मुफ्त में मिल सके।
روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کے لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ، یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لیے۔ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس آفر کی جنہیں ہم نے فوراً لے لیا، جبکہ ویسی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینے کی بھی پیشکش کی، لیکن پاکستانی نیوی نے وہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہیں تھے بلکہ ایک ساتھ بنے ہوئے تھے۔ روسی میزائل بوٹس نے پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کو چند لمحوں میں ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر، PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک روسی، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر بھروسہ کرتا، اور امریکہ سب سے بڑا غاصب تو امریکہ خود۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپ کی قوموں نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کے بعد ریاستوں میں بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، اور ریڈ انڈینز کو صرف پریزرویشن کے لیے محدود کر دیا۔ آج ریڈ انڈین صرف فلموں میں یا قومی تہواروں پر بس سیاحوں کی تفریح کے لیے نظر آتے ہیں۔ ہم نے جنگی سامان بنانے کے لیے انڈسٹری بنائی، پھر بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنائے، جبکہ پاکستان آج تک ایک جیپ نہیں بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہو۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے، اور اس کے عزائم بھی وہی۔ پرتھوی اور اگنی میزائل اس کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھے بچے کچے پاکستان کو بھی اپنی پناہ میں لیے رکھا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم احسان مند ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، اور میں انہیں دعائیں دیتا ہوں جس نے وطن کی محبت میں اپنی انتھک محنت اور خوف کی پرواہ کیے بغیر اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا، ورنہ بھارت تو 1974 میں ہی پاکستان کی سرحدوں کے قریب ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تل ملا رہا ہے، ورنہ وہ پاکستان کو بھی بہت سال پہلے بنگلہ دیش کی طرح نوالا سمجھ کر ہڑپ چکا ہوتا۔ بے وقوف دوست سے ایک عقل مند دشمن بہت بہتر ہے۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن پر کلک کیجئے یا بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی ڈیلے کے مسلسل ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔